हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति बलूजा आज आपका हिंदी व्याकरण के सेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक के साथ साथ एक हिंदी व्याकरण की भी पुस्तक होती है। आज हम व्याकरण की पुस्तक के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने हिंदी साहित्य की पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ा था। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ प्रथम पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। ये तरुण पब्लिकेशन द्वारा ली गई है। इस पुस्तक का प्रथम पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस पाठ के माध्यम से आप भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, भाषा क्या होती है? आज हम जानेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, हमारी मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भाषा कहते किसे हैं? कोई मुझे बता सकता है भाषा कहते किसे हैं? ओके, सभी बच्चों को पता है भाषा किसे कहते हैं? नहीं पता है? चलिए मैं बताती हूँ। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह समाज के दूसरे लोगों की बात समझ सकता है और ना ही स्वयं उसको समझा सकता है। भाषा विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अपनी बात बता रहे हैं, आप बोलकर उसको अपनी बात बता रहे हैं और वो सुनकर आपकी बात समझ रहा है, या तो आप उस व्यक्ति को लिखकर बता रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी बात पढ़कर समझ रहा है। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ये भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आपको बोलकर कुछ बताया, आपने मेरी बात सुनकर समझी, ये भाषा के अंतर्गत आया। पुस्तक में जो लिखा है वो आपने पढ़कर समझा, ये भाषा के अंतर्गत आया। आशा करती हूँ भाषा क्या होती है ये सबको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। बच्चों, ये तो बात थी भाषा की, जिसमें हमने बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर अपनी बात। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति अपनी बात इशारों के द्वारा समझाते हैं। इशारों के द्वारा बताई गई बात, इशारों के द्वारा समझी गई बात हम भाषा के अंतर्गत नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने इशारे से आपको बताया कि वहाँ मेरा घर है, परंतु वो भाषा आपकी भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने के ढंग के आधार पर हम अपनी बात किस तरीके से कहते हैं और दूसरों की बात किस तरीके से समझते हैं, उसके आधार पर भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। एक होता है मौखिक रूप भाषा का और दूसरा होता है लिखित रूप। सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक रूप। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक माँ है और एक बेटा है। माँ बेटे से कहती है, बेटा तुम क्या लोगे? मम्मी, मुझे पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम चाहिए। इस चित्र में हमने देखा कि माँ ने बोलकर अपना विचार प्रकट किया और पुत्र ने सुनकर अपना निर्णय दिया। इसका मतलब ये है कि मनुष्य दूसरों का विचार या भाव सुनकर समझ लेता है तथा अपना विचार या भाव बोलकर प्रकट करता है। इसे ही मौखिक भाषा का मौखिक रूप कहा जा सकता है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते, अर्थात इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा, इस चित्र के अनुसार माँ ने बोलकर बच्चे को बताया और बच्चे ने सुनकर अपना निर्णय दिया। तो जब हम कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बोलकर बताते हैं और वो व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है,
वह रूप भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के मौखिक रूप को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। भाषा के मौखिक रूप को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, अर्थात हम उसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। अब आती है बच्चों बारी लिखित रूप की। लिखित रूप क्या होता है? आप इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में मालकिन है और नौकर है। मालकिन नौकर से कहती है, रामू मैंने पूजा के सामान की सूची बना दी है, बाजार जाकर सामान ले आओ। पढ़कर देखना कुछ छूट तो नहीं गया। रामू उसको पढ़ता है, मैडम जी आपने इसमें दिया तो लिखा ही नहीं। इस प्रकार आपने चित्र में देखा कि सामानों की सूची बनाकर मालकिन ने दी। रामू ने उसको पढ़कर समझा और मालकिन को बताया कि उसमें दिया तो वो लिखना भूल गई हैं। इस प्रकार नौकर ने मालकिन की बात को पढ़कर समझा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा मालकिन अपने मन के भाव लिखकर नौकर को बता रही है और नौकर अपनी बात उसे पढ़कर समझ रहा है। इसे लिखित रूप या भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है क्योंकि इसके द्वारा विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का लिखित रूप स्थायी क्यों होता है? क्योंकि लिखित रूप के द्वारा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि आज आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये पुस्तक आपसे पहले किसी और आपके और भैया ने भी पढ़ी होगी। तो ये भाषा के लिखित रूप के कारण ही संभव हो पाया है। अब आती है बच्चों बारी सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा इशारों द्वारा की गई बात। जैसे इसमें आप देख रहे हैं माँ और बेटा, मम्मी ये अंकल दाएं बाएं हाथ घुमा घुमा कर क्या कर रहे हैं? बच्चा माँ से पूछ रहा है। माँ बता रही है, बेटा ये हाथ के इशारों से एक तरफ के ट्रैफिक को रोककर दूसरे तरफ के ट्रैफिक को चलने का संकेत दे रहे हैं। ये माँ ने बताया कि ये ट्रैफिक सिग्नल को रोककर दूसरे तरफ की गाड़ियों को निकलने का आदेश दे रहे हैं, यानी कि ये इशारों द्वारा बता रहे हैं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि सिपाही के हाथ उठाते ही वह सभी वाहन यथासमक रुक जाते हैं और उसके बाद हिलते ही सभी वाहन अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। सिपाही द्वारा इशारे से लोगों को वाहन रोकने अथवा चल आने का आदेश देना भाषा के सांकेतिक रूप का उदाहरण है। लेकिन आम जीवन में हमेशा संकेतों के द्वारा अपनी बात कहना व समझना संभव नहीं होता है। इसके लिए मौखिक अथवा लिखित रूप की ही आवश्यकता होती है। बच्चों, व्याकरण में भाषा के अंतर्गत सांकेतिक रूप को हम नहीं रख सकते। व्याकरण के अंतर्गत हम सिर्फ लिखित और मौखिक रूप को ही रखते हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा का रूप हम व्याकरण के अंतर्गत नहीं रखते क्योंकि वो अपूर्ण और अस्पष्ट होता है। इसका कोई जो सांकेतिक भाषा होती है बच्चों, वो अपूर्ण होती है और अस्पष्ट होती है, उसको समझना संभव नहीं होता है। इसलिए हम भाषा के अंतर्गत मौखिक और लिखित रूप को ही लेते हैं। अभी हमने जाना भाषा और भाषा के प्रकारों के बारे में। भाषा के प्रकार मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को हम भाषा के प्रकारों में नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे मातृभाषा की। हम जिस स्थान पर जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस स्थान और परिवेश में व्यवहार में आने वाले भाषा को स्वयं बोलने लगते हैं। भाषा का यह रूप मातृभाषा कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश मूलतः हिंदी भाषी राज्य है, अतः यहाँ जन्म लेने वालों की मातृभाषा हिंदी होगी, जबकि पंजाब में जन्म लेने वालों की मातृभाषा पंजाबी होगी। बच्चों, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस परिवार में आप पलते बढ़ते हैं, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि मैं हिंदी भाषा, मेरे परिवार में हिंदी भाषा को महत्व दिया जाता है क्योंकि मैं जिस परिवार में पली बड़ी हूँ उस परिवार में हिंदी भाषा अवगत होती है। हो सकता है आपके परिवार में भी होती होगी। जिस परिवार में हम पलते बढ़ते हैं, जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं, उस स्थान में बोली गई भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है।
अब बारी आती है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक राज्य हैं। इन राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी, तो पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा, भारत तो एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं और अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में तो हिंदी ही बोली जाती है, परंतु जो लोग पंजाब में रहते हैं वहाँ पंजाबी बोली जाती है, और जो लोग बंगाल में रहते हैं वहाँ बांग्ला बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। ऐसे ही अनेक राज्यों की अनेक भाषाएं होती हैं। जो व्यक्ति जहाँ रहता है वो उस भाषा को सीख लेता है और उसी भाषा को बोलने लगता है। अब बारी आती है राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा बच्चों क्या होती है? जो भाषा किसी देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, व्यवहारिक रूप से वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारी होती है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रभाषा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, सबसे बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि इस देश में ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अधिकतम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए, और कई शहरों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आती है। जैसे सैद्धांतिक रूप से जिन भाषाओं को हमारे देश के संविधान ने 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त किया है, वह सब भी राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूचित में इन भाषाओं की संख्या अब 18 से बढ़कर 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची में जो स्थान प्राप्त किया है उसके अनुसार अब 18 से हमारी भाषाएं बढ़कर 22 हो गई हैं। जो हमारी राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। बच्चों, ये हैं सब राष्ट्रभाषा जिनको 8वीं अनुसूची में वर्णित राष्ट्रभाषा का नाम दिया गया है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। अब बारी आती है बच्चों राजभाषा की। हमारे देश में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार के शासन, प्रशासन आदि के कार्य करने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के जो राज्य सरकार हैं, प्रशासन है, वो जिस कार्य को करते हैं और उस कार्य करते समय जिस भाषा को वह प्रयोग में लेते हैं वह राजभाषा कहलाती है। इस भाषा का स्वरूप बोलचाल की तथा साहित्य की भाषा से भिन्न होता है। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा से अलग होगी और साहित्य की भाषा इसकी अलग होगी। अर्थात भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, केंद्र सरकार जो भी कार्य करती है और उस कार्य करते हुए जिस भाषा को वह प्रयोग में लाती है वह राजभाषा कहलाती है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हमारी हिंदी घोषित की गई है। विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य की भाषा में सरकारी काम किया जाता है। जैसे विभिन्न राज्य हैं, वहाँ के जो राज्य सरकार हैं वो अपनी भाषा में काम करते हैं। जैसे बंगाल में बांग्ला भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में। इस प्रकार ये भाषाएं संबंधित राज्य की राजभाषा कहलाती हैं। इस पाठ के माध्यम से आपने जाना
भाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक, लिखित, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब हम इन भाषाओं को आज अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये जो राष्ट्रभाषाएं हैं इन सारी राष्ट्रभाषाओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।